स्कोप ऑफ टैक्स डालिए सबने निकाल लिया पेज, कुछ स्टूडेंट गा रहे हैं। मिला है पेज आपको? जी आ गया सबके पास? उनसे पूछे, उनके पास आ गया पेज है? नहीं ओपन करे फिर, क्यों नहीं हो रहा? पेज नंबर 40 है, स्कोप ऑफ टैक्स। हो गया वो? चलो अच्छा जी, स्कोप ऑफ टैक्स बेसिकली ये थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हम लोगों ने टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज, इसकी जो ये ब्लैक जो फॉन्टेड इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। अभी हमारा जो फोकस है, हमने स्टार्ट किया इनकम टैक्स से, तो इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन who has a taxable income as per the applicable tax rate. It is the scope of tax. टैक्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? इनकम टैक्स जो है वो लगता है हर साल। कौन सा साल? टैक्स ईयर। व्हाट इज अ टैक्स ईयर? ये भी हमने स्टार्ट किया पूरा अपना टॉपिक। बताने का मकसद ये है कि हमने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं। एक हमने ये पढ़ना है कि टैक्स ईयर क्या है, ठीक है। ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन ने इनकम टैक्स देना है। अब एक तो इंग्लिश का मायने है पर्सन, इंसान, जो एक नॉर्मल पर्सन, कोई भी हम सारे बैठे। टैक्स में पर्सन को डिफाइन किया है कि पर्सन किस किस को कहते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि हु इज अ पर्सन, पर्सन कौन है, ये भी हम पढ़ेंगे। हु हैज अ टैक्सेबल इनकम, जिसकी टैक्सेबल इनकम की बात हमेशा याद रखिएगा, टोटल इनकम कुछ और होती है और टैक्सेबल इनकम कुछ और होती है। तो यहां पे जो टैक्स लगना है, इनकम टैक्स, वो किस पे लग रहा है? टोटल पे क्या टैक्सेबल पे? टैक्सेबल। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, ये सारा कुछ अभी देखना है। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड, इसका पूरा फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपने पानी में घोल के पी लेना है। उस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से बार बार हम करेंगे तो वो फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा, तो बस फिर आगे से चीजें, एलिमेंट्स बस पुट करने होते हैं। तो टैक्सेबल इनकम क्या है? एज पर दी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। इनकम टैक्स हमेशा टैक्स रेट्स के मुताबिक लगता है। अब वो टैक्स रेट, कितनी टैक्सेबल इनकम पे कितना टैक्स रेट है, वो पूरा एक टेबल है, तो हमने उसमें से भी उसको ट्रेस करना है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने का क्या प्रोसीजर? तो बेसिकली ये जो एक लाइन है इनकम टैक्स की, दिस इज द होल इनकम टैक्स। हमने जो चैप्टर 14 से लेके 16 तक पढ़ना है, वो इस एक लाइन को ही कवर कर रहा है। तो कल हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज अ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के अंदर हमने जो चीजें देखी थी, हमने कहा था अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर कितने महीने का होता है? 12 मंथ्स का। और कब एंड होता है? 30 जून को। और किस नाम से पुकारा जाता है? जिस साल में 30 जून आ रहा हो। स्पेशल टैक्स ईयर कितने माह का होता है? 12 मंथ्स का। और वो कब एंड होता है? अदर देन 30 जून। जो 30 जून के अलावा एंड होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। अच्छा, अब ये पुकारा किस नाम से रहेगा, इसको थोड़ा सा अभी देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अभी मैं पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल को ही ले रहा हूं। उसका टैक्स ईयर है 1 जुलाई 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024। ये क्या हो गया?
नॉर्मल टैक्स ईयर हो गया ना, 30 जून को एंड हो रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर हुआ, नाम क्या हुआ, टैक्स ईयर 24। ठीक है, अब ये पर्सन चाहता है कि मेरा टैक्स ईयर बदल जाए, चेंज हो जाए। इसका भी तरीका है जो आज हमने पढ़ना है। ये चाहता है कि मेरा जो ईयर एंड है ना, साल का जो एंड है, वो 30 जून पे ना हो। जो मैं इनकम अपनी कैलकुलेट कर रहा हूं वो 30 जून को ना करूं, मैं अदर देन 30 जून करूं। ठीक है, वो ये चाहता है कि जी मेरी जो इनकम एंड है वो जी 31 अक्टूबर को हर साल कैलकुलेट हुआ करे, हम अज्यूम करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जून है, अब ये क्या है, रिक्वेस्ट करता है कि जी मेरी जो टैक्सेबल टैक्स ईयर है बदल दें और नॉर्मल से स्पेशल पे ले जाएं और हर साल 31 अक्टूबर को खत्म करें। इसका ईयर एंड अब क्या हुआ करेगा, 31 अक्टूबर 2024। अक्टूबर 31 का होता है ना, 31 अक्टूबर। अब हर साल कब एंड हो गया, एक दफा बदल गया तो हर साल अब कब कब एंड होगा, अक्टूबर को ही एंड होगा ना। तो अगला कब खत्म होगा, 31 अक्टूबर 2025। उससे अगला कब एंड होगा, 31 अक्टूबर 2026। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसका ईयर एंड था 30 जून, नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करता था। उसने रिक्वेस्ट की, कहाँ की ये भी देखेंगे, और कह के रिक्वेस्ट करके उसने अपना जो है वो साल, इसको बाद में करिएगा, टेंडर छोड़ दे, उसने अपने साल को बदल लिया। ठीक है, ये 12 माह का था, ऐसे ही है। जब पहली दफा उसने रिक्वेस्ट की तो ये उसका साल बदला, ये कितने माह का है, जब उसका साल बदल रहा था, ये कितने महीने हैं, 4 मंथ्स। अच्छा, आगे कितने महीने, 12 माह, ये भी 12 माह। 12 माह का साल 30 जून को खत्म हो रहा है, तो क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर। 12 माह का साल 30 जून के अलावा खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, 12 माह का साल टैक्स ईयर 30 जून के अलावा खत्म हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर। अभी इसका नहीं मैं बता रहा। ठीक है, इसको क्या कहूं, उसको तो कहा था ना टैक्स ईयर 2024, इसको किस नाम से पुकारना है। इसका आसान सा तरीका ये है कि ये जब खत्म हो रहा हो, स्पेशल टैक्स ईयर ये जब खत्म हो रहा है, इसकी एंडिंग डेट देखनी है और ये देखना है इसके बाद का 30 जून कौन सा है। इसके जब टैक्स ईयर खत्म हो रहा है ना, उसकी एंडिंग डेट और इसके बाद का 30 जून कौन सा है। इसके बाद का जो 30 जून होगा वो इसका नाम है। ये कब खत्म हो रहा है, 31 अक्टूबर 2025। इसके बाद का 30 जून कौन सा है, 2026। तो इसका क्या नाम हो रहा है, टैक्स ईयर 26। लगी समझ, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है, अक्टूबर 2026। इसके बाद का 30 जून कौन सा है, 2027। इसका नाम क्या होगा, टैक्स ईयर 2027। ठीक है, तो ये इसमें एक थोड़ा सा ग्लिच है कि स्पेशल टैक्स ईयर के केस में जब वो खत्म हो रहा हो तो उसके बाद का जो 30 जून होगा वो इसका नाम कहलाएगा। हम उसे इसे डिनोमिनेट करेंगे। डिनोमिनेट करना, इसे किस नाम से पुकारेंगे, क्या कहेंगे, तो ये हमने इस नाम से इसे पुकारना। यानी कि 31 अक्टूबर 2025 को खत्म हो रहा है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है, 12 माह का है, अदर देन जो है 30 जून एंड हो रहा है। अच्छा यार, इसे अब क्या कहना है यार, सोचो इसके बाद का 30 जून कौन सा है। इसके बाद का 30 जून जो है 2026 है, 30 जून 2026, ये इसका नाम। सिंपल है भाई, लगी समझ, कोई कंफ्यूजन।
तो ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। ये नॉर्मल हो गया जी। अगर मई के अंदर खत्म हो रहा है तो उसके बाद का 30 जून कौन सा है? उसी साल का, तो वही उसका नाम है। कोई मसले वाली बात नहीं, मई में खत्म कर ले, ठीक है। जो पहले 6 महीने में खत्म हो रहा होगा उनमें जो बाद का 30 जून है उसी साल का आ रहा होगा, तो अगले 6 महीने में खत्म हो रहा होगा उनका जो बाद का 30 जून है वो अगले साल का आ रहा होगा। तो कोई नहीं, जो भी 30 जून आ रहा है उसके बाद 31 मार्च को खत्म हो रहा है ना, 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या कहलाएगा? उसके 23, क्योंकि उसके बाद का 30 जून 2023 ही है, ठीक है। अभी करेंगे एग्जांपल्स भी इसकी, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लगे? नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, एक ही बंदे का नॉर्मल भी आ गया, स्पेशल भी आ गया। कैसे हुआ कि अच्छा भला वो नॉर्मल टैक्स ईयर में जा रहा था, उसे रिक्वेस्ट की कि भाई टैक्स वालों को रिक्वेस्ट की कि मेरा टैक्स ईयर बदल दें। उसकी कोई ना कोई रीजन हो सकती है, वो भी पढ़ेंगे। उसने रिक्वेस्ट की जी मेरा सेशन नहीं क्लोज होता, या मेरी आमदन में इस 12 माह में खत्म नहीं होती, प्रोसेस चल रहा होता है, तो मेरी आमदन का 12 माह 30 जून ठीक नहीं है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट वो 30 जून होता है, तो वो रिक्वेस्ट करके बदलवा लेते हैं, ठीक है। तो कई रीजन हो सकती हैं। ये भी एक रीजन हो सकती है कि आप यहाँ पे जो कंपनी है उनका 30 जून हो रहा था एंड, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अमेरिका की है, तो अमेरिका में जो साल एंड होता है वो 31 दिसंबर को होता है, तो वो रिक्वेस्ट कर लेंगे जी हमारा साल और हमारी पेरेंट कंपनी का साल इकट्ठा कर दें, यहाँ टैक्स वालों से कह सकते हैं। तो एट एनी रीजन उसने क्या किया, नॉर्मल से स्पेशल पे चला गया। जब नॉर्मल से स्पेशल पे गया तो 12 महीने इधर थे, 12 महीने इधर थे, बीच में एक ऐसा साल आया जो कि 12 माह से कम होगा। आया ना ऐसा साल, ये ऐसे महीने आए ये वाले, और ये हमेशा आएंगे, ये हमेशा आएंगे, ये हमेशा ही आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे महीने आए जो कि 12 माह से कम थे, इसको लॉ कहता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशन मतलब बीच में ट्रांजिशन में आने वाला साल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा वो 12 माह से कम का होगा, ठीक है ना। ये 4 माह का है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाओ, या आप स्पेशल से नॉर्मल पे आओ, या स्पेशल से नॉर्मल पे आओ, अभी तो हम नॉर्मल से स्पेशल पे गए हैं ना, तो देयर इज अ चांस कोई स्पेशल पे जा रहा हो और वो नॉर्मल पे चला जाए, तो बीच में एक ट्रांजिशन का कुछ पीरियड आएगा, उसको क्या हम कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। और इसका भी वही तरीका है इसे पुकारने का कि ये ट्रांजिशन इसकी कब खत्म हो रही है, 31 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद का जो 30 जून होगा वो इसका नाम कहलाएगा। तो टैक्स ईयर 25, ठीक है। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोमिनेट करने का क्या तरीका है कि जब ये साल खत्म हो रहे हैं, जब इनके ड्यूरेशन खत्म हो रहे हैं, तो इसके बाद का जो 30 जून होगा वो इसका नाम कहलाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी होंगी ICAP की बुक में, हम इस लिहाज से भी देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की, और फिर ये स्पेशल टैक्स ईयर की भी जो है वो डेफिनेशन दी गई है, और ये नीचे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में भी डेफिनेशन दी है, ये भी आप पढ़ लेते हैं। लेकिन चलें पहले एग्जांपल्स कुछ करते हैं। ये एक्सरसाइज निकालें और ये मुझे बताएं, डिटरमिन द टैक्स ईयर फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन्ड बिलो एंड आल्सो डिटरमिन वेदर इट इज अ नॉर्मल और अ स्पेशल टैक्स ईयर। आपने बताना है कि इनका
जो है वो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, और आपने ये भी बताना है नॉर्मल है कि स्पेशल, और किस नाम से पुकारेंगे। 1 सितंबर को शुरू हो रहा है और 31 अगस्त 2025 को खत्म हो रहा है। क्या ये 12 माह है? 12 माह है ना, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है, और 30 जून के अलावा है तो स्पेशल टैक्स ईयर है। इसे कहेंगे क्या? 2024 क्यों कहेंगे? आपका बुक पुरानी है, बुक पुरानी है, हाँ बुक पुरानी है, तो नई बुक मैंने आपसे कहा था डाउनलोड करें। तो 31 अगस्त 2025 को खत्म हो रहा है, तो इसके बाद का 30 जून कौन सा है? 30 जून 2026। तो पहले सवाल में हाँ वो स्पेशल टैक्स ईयर है ये बताएंगे, और इसका ईयर एंड क्या होगा? टैक्स ईयर 26। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा, तो क्या ये 12 महीने है अदर देन 30 जून है? तो पहली बात तो ये कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है, तो किस नाम से पुकारना है? 31 दिसंबर के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 26, तो टैक्स ईयर 26। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है, 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। ये आपके मार्च वाली एग्जांपल भी आ गई। 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है, 12 महीनों का है, अदर देन 30 जून है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब किस नाम से पुकारना है? 2025 से मार्च को खत्म हो रहा है ना, तो मार्च के बाद वाला 30 जून कौन सा है? 3, तो ये टैक्स ईयर 25 कहलाएगा। 3 हो गए। चौथा पॉइंट, 1 मई को स्टार्ट हो रहा है और 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो ये क्या है? क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। और किस नाम से पुकारेंगे? 25 से, क्योंकि इसके बाद वाला 30 जून जो है वो 25 में आ रहा है। तो चौथे का भी आपका ये स्पेशल टैक्स ईयर है और टैक्स ईयर 2025 आ गया। और 1 जुलाई 2024 को शुरू हो रहा है और 30 जून 2025 को खत्म हो रहा है। 12 महीने हैं, 30 जून को एंड हो रहा है, तो नॉर्मल टैक्स ईयर। तो पांचवें केस में इट्स अ नॉर्मल टैक्स ईयर। और क्या कहलाएगा टैक्स ईयर? क्या कहलाएगा? 25। ये नीचे देख ले सॉल्यूशन भी, ये देख ले, यही दिया हुआ सॉल्यूशन। भाई यही है। अब यहां पे मुझे बताएं कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है आपको बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मसला बढ़ जाएगा। टैक्स ईयर का नहीं पता होगा तो इनकम कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल इनकम। यार पानी का खट, देखिए ये बात उसने एंड पे भी लिखी है। ई के बाद देखें पॉइंट, इन ईच केस द टैक्स ईयर इज डिटरमाइंड बाय आइडेंटिफाइंग द ईयर इन विच द सब्सिक्वेंट किसे कहते हैं? आने वाला। सब्सिक्वेंट 30th ऑफ द जून अकर्स। तो आज हमने क्या सीखा कि नॉर्मल के स्पेशल टैक्स ईयर को किस नाम से पुकारते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि कोई भी पर्सन नॉर्मल से स्पेशल में भी जा सकता है और स्पेशल से वापस नॉर्मल में भी जा सकता है। हाँ, जब वो नॉर्मल से स्पेशल पे जाएगा या स्पेशल से नॉर्मल में आएगा तो बीच में कुछ अरसा आएगा जिसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और उसको भी इसी तरह पुकारेंगे। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को पुकारने का तरीका भी सेम है जो स्पेशल का है। हाँ,
ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें, where the tax year of a person changes as a result of an order by the commissioner, ये भी अभी बताऊंगा, either from the normal tax year to special tax year और vice versa। vice versa का क्या मतलब होता है, उल्टा कर दिया उसने, कहा ना नॉर्मल से स्पेशल में गया है या वाइस वर्सा, यानी कि या स्पेशल से नॉर्मल में गया है। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर, जो पिछला टैक्स ईयर था उसके खत्म होने का जो टाइम है, ये देखें, पिछला नॉर्मल से स्पेशल पे गया तो पिछले टैक्स ईयर के खत्म होने का टाइम क्या था, ये समझ लग रही है ना बात, पिछले टैक्स ईयर के खत्म होने का जो टाइम वो, और क्या लिखा है, एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंसेस, और वो तारीख जहां पे जो बदला हुआ वो स्टार्ट हुआ। समझ लगी, वो वाला टाइम जिसमें पिछला एंड हुआ और वो वाली डेट जिससे नया स्टार्ट हुआ, इसके जो बीच का अरसा है इसे क्या कहेंगे, शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। पिछला टैक्स ईयर जहां खत्म हुआ और नया जहां से शुरू हुआ, पिछला जहां खत्म हुआ नया जहां से शुरू हुआ, इसके जो बीच का अरसा ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने इतनी वो बनाई है, ये अपने पास रजिस्टर में कहीं बना लें। मैं आपको 2 मिनट देता हूं ताकि आपको याद रहे कि सर ने क्लास में कुछ पढ़ाया था, कल के लिए आपको मेरे पे ना इल्जाम देना कि कुछ पढ़ाया था। तो ये अपने पास ये वाली जो ट्रेल है ये कर लें और इसको इसी तरह ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को ऐसे ही करें ताकि आपने घर जाके भी तो पढ़ना है। लिख लें जल्दी से 2 मिनट में। रजिस्टर तो नया ले लो यार, लिया बस पे नीट कर देता हूँ बाद में कब नीट करने, टाइम नहीं मिलना है, भूल जाओगे। ऐसे होता है सर, मैं डेली करता हूँ। अच्छा चलो, ये आपने बुक ली है नई कि पुरानी है, तो नई क्यों नहीं डाउनलोड की है, डाउनलोड है ना, तो ऐसी जगह लिखना है जहाँ पे बैठ के बाद में पढ़ भी लो। टैक्स का रजिस्टर लगा ले भाई अपना नया, रजिस्टर नहीं लिया अभी तक, बहुत अच्छे। भाई दूसरा लेक्चर है आज, मैंने आप लोगों के रजिस्टर्स भी चेक करने होते हैं पता है, हाँ जी। ये किसके, इतना तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक, ये मैंने इतना पढ़ा दिया। अच्छा पहले का लिखा हुआ, वही मैं कहूँ तो नया रजिस्टर ये पहले का कब का लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कोई इतना तो पढ़ाया नहीं मैंने, वही पुराना रजिस्टर आपका भी। चले कोई नहीं, पुराने पे लिखे, लेकिन एक ऐसे सीक्वेंस से लेके चले जहां से आप डेली का लेक्चर रिकॉर्ड करें, अपने पास लिखने की आदत डालें, क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज किया करें, नोट्स लिखा करें अपने पास, किसी ऐसी जगह पे लिखें। मुझे इससे गर्ज नहीं आप नया लें पुराना लें, लेकिन एक सीक्वेंस में हो। क्योंकि आपने जाके पढ़ना है उसे, ढूंढते ही ना रहे बाद में।
जी लिख लिया सबने? कर लिए जॉट आउट? चले गुड है। चले नेक्स्ट पे। चलिए कि मिटा दो यहां से। एफबीआर के अंदर कुछ अथॉरिटीज है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो हम ये टैक्स पढ़ेंगे ना, इनकम टैक्स कौन लगाता है, कैसे करता है, ये सारी एफबीआर की अथॉरिटी है। ठीक है, तो एफबीआर के अंदर सबसे पहले जो आपका, जिसका हम बार बार जिक्र सुनेंगे, दैट इज कमिश्नर। कमिश्नर से जो ऊपर अथॉरिटी है वो चीफ कमिश्नर होता है, और भी है लेकिन मैं आपको बेसिक अभी सिर्फ बता रहा हूँ। चीफ कमिश्नर होता है और इसके ऊपर एक अथॉरिटी होती है जिसे एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम कहते हैं। जो एफबीआर है इसको हम, या बुक्स के अंदर एक वर्ड बार बार बोला जाएगा जिसे हम कहेंगे बोर्ड। इसे गत्ते का बोर्ड नहीं समझना, इसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझना है। ठीक है, तो बोर्ड से मतलब क्या हो जाएगा? एफबीआर। तो ये कुछ अथॉरिटीज है, एडमिन अथॉरिटीज आप कह लें, जो हमारी टैक्स लागू करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं, ये वो अथॉरिटीज है। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था पर्सन्स का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है उसमें थोड़ी सी आपको ये डिटेल है कि दो तरह की चीजें हैं। एक होता है पर्सन, ठीक है, एक होते हैं क्लास ऑफ पर्सन्स। क्लास ऑफ पर्सन्स, पर्सन से क्या मुराद है? एक बंदा। ठीक है, एक बंदा, एक कंपनी। पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी है, मैं और आप। पर्सन से मुराद टैक्स की नजर में कंपनी भी है, कंपनी को भी पर्सन ही कहते हैं। ठीक है, और एओबी को भी पर्सन ही कहता है टैक्स। ये भी डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन में ये तीनों बंदे फॉलो करते हैं। पर्सन, आज के बाद पर्सन से मुराद टैक्स में क्या है? कंपनी भी है, यानी कि इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है और एओपी भी है। सही है, तो पर्सन से मुराद ये होगा कि हम, एक हो सकता है इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, यानी कि मिस्टर ए की बात कर रहे हो सकता है कि हम किसी एक कंपनी की बात कर रहे हो, या हो सकता है किसी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात। तो पर्सन से मुराद एक है, क्लास ऑफ पर्सन से मुराद है उस तरह के सारे लोग। मिसाल के तौर पे मीजान बैंक पर्सन है, सही है। ऑल बैंक्स क्या हो जाएगा? क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, अब मुझे नाम तो नहीं याद, अहमद शुगर कंपनी, मजाक वो वैसे लिख लेता हूं मैं, अहमद शुगर कंपनी पर्सन है। ऑल शुगर कंपनीज, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये क्या बन जाएगी? क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अगर एक की बात करेंगे उससे बड़ा पर्सन है, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो एक इंश्योरेंस कंपनी पर्सन है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज क्या हो जाएगी? क्लास ऑफ पर्सन। अच्छा, अगर पर्सन ने टैक्स ईयर बदलवाना है, अभी हमने कहा था ना नॉर्मल से स्पेशल में जा सकते हैं और स्पेशल से नॉर्मल में जा सकते हैं, तो अगर पर्सन ने अपना टैक्स ईयर बदलवाना है, पर्सन ने, तो ये किसके पास जाएगा? कमिश्नर को कहेगा, ठीक है, कि भाई मेरा टैक्स ईयर बदल दो। कमिश्नर कौन सा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये मैं आपको इनकम टैक्स की भी अथॉरिटीज बता दूं। तो ये पर्सन किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। और अगर सारे लोगों ने अपना टैक्स ईयर बदलना हो तो ये किसके पास जाएंगे?
बोर्ड के पास। ठीक है, तो अगर एक इंडिविजुअल ने अपना टैक्स ईयर बदलना है तो वो कहां जाएगा? कमिश्नर के पास। और सारों ने अपना टैक्स ईयर बदलना है तो वो कहां जाएंगे? बोर्ड के पास। अच्छा, अब तो ये चलेंगे, अब करेंगे क्या? इसके लिए ये स्टेप्स कुछ लिखे हैं, इसको हम पढ़ते हैं। आप आपकी बुक के अंदर ही स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर में हम यहां बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, अभी आपको बताई थी ना क्लास, तो बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी स्पेशल टैक्स ईयर डेलीगेट कर सकता है, किसको? क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन केसेस क्लासेस ऑफ assessors फॉलोइंग स्पेशल टैक्स ईयर आर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। वो कहता है इन चीजों के अंदर बोर्ड ने पहले से ही डिसाइड कर दिया है। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जितनी भी कंपनीज शुगर बना रही हैं उनका साल इसमें एंड होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, ये पहले से ही बोर्ड ने बता दिया है। ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, जो अपना एक्सपोर्ट करते हैं राइस, उनका साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। और बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों का साल 1 जनवरी से 31 है। ये बोर्ड ने रिक्वेस्ट देने से पहले ही डिसाइड कर दिया। हाँ, इसके अलावा कोई और है, मिसाल के तौर पे स्कैन्स है, स्कैन्स एक अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है, तो अगर सारे अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट इकट्ठे हो जाए तो वो किसके पास जाएंगे? बोर्ड के पास। स्कैन अकेला जाएगा तो किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस उसने एग्जांपल दिया। अच्छा, अब होगा क्या? अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर। कमिश्नर को लेटर लिखेगा। ठीक है, एक पर्सन जो कि स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा है या नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा है, वो कमिश्नर को क्या करेगा? क्या करेगा? लेटर लिखेगा। अब आप पर्सन की बात हो रही है इस टाइम, किसकी बात हो रही है? आप पर्सन की। और किसको लेटर लिख रहा है? कमिश्नर को। किस लिए लिख रहा है? टू अलाउ हिम टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर एंड द कमिश्नर मे बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज द नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि वो बात कर रहा है कि अगर कोई स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाह रहा है, नॉर्मल से स्पेशल में जाने का भी यही तरीका है, तो कोई एक पर्सन स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाह रहा है तो वो कमिश्नर को क्या करेगा? लेटर लिखेगा। सबसे पहली बात क्या आ गई कि एक लेटर लिखा जाएगा इन रिटर्न। अगर हम इसको ये कर लें, राइटिंग में एक लेटर लिखा जाएगा, राइटिंग टू कमिश्नर। पहली कंडीशन, द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन, इजाजत दे देगा कमिश्नर, इफ ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड का उर्दू तर्जुमा क्या होता है? अशद जरूरत। यानी कि जिस बंदे ने ये रिटर्न एप्लीकेशन दी थी वो अपनी कंपेलिंग नहीं, वो जरूर बताया कि भाई अगर ना किया तो बस मैं तो गया। कंपेलिंग नीड। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपनी अशद जरूरत बताएगा कि मैं किस वजह से स्पेशल से नॉर्मल पे या नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहा हूं। तो पहली बात क्या थी? राइटिंग करेगा कमिश्नर को। दूसरी बात ये क्या है? इस राइटिंग के अंदर क्या लिखेगा? कंपेलिंग नीड, अपनी अशद जरूरत लिखेगा। ठीक है, टू यूज अ स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी, एंड द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशन एज द कमिश्नर में इम्पोज। हाँ, कमिश्नर इजाजत तो दे देगा, लेकिन हो सकता है कि कमिश्नर कुछ क्या लगा दे? कंडीशन, कोई शर्त रख दे। ठीक है, जिस तरह आप घर वालों से कहते हैं ना, रात दोस्तों के पास जाना है तो घर वाले क्या कहते हैं? ठीक है चले जाओ, लेकिन रात 10 बजे वापस क्या कहते हैं? आ जाना। तो एक कंडीशन भी लगा दी और इजाजत भी दे दी। तो कमिश्नर इजाजत दे सकता है, लेकिन साथ में कोई कंडीशन भी लगा सकता है। तो तीसरी बात क्या आ गई इसके अंदर कि
कमिश्नर कंडीशन लगा सकता है, कंडीशन बाय कमिश्नर, कोई शर्त रख सकता है कि हाँ तो फलाना काम करोगे तो फिर तुम्हें इजाजत मिलेगी। चाहिए अभी इसको जरा सुने, बाद में लिखिएगा। एंड द परमिशन कंडीशन, a change of the tax year from the normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion is no longer feasible, but not unless the person has provided an opportunity of being heard। इस लाइन को छोड़े, अभी इससे नीचे वाली पे आए। अच्छा, एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, उसने क्या किया, सबसे पहले खत लिखा कमिश्नर को, इस खत में अपनी अशद जरूरत बताई, इस अशद जरूरत की बेस पे कमिश्नर ने इजाजत दे दी, कोई कंडीशन लगा दी या नहीं लगाई, तो अब उसे इजाजत मिल गई। अच्छा आगे चलो, एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर द चेंज टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। उसने ऑर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जो है वो हमने नॉर्मल से स्पेशल में कर दिया। अब ऑर्डर मार्ज वजूद में किस तारीख को आया, इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या होगी। हमने अभी पिछली एग्जांपल पे क्या पढ़ा था, इसे मिटा दो यहां से, तो पता चल गया। हमने अपनी पिछली एग्जांपल में क्या पढ़ा था अभी, कि एक पर्सन है, उसका ईयर एंड क्या है, 1 जुलाई 23 से क्या था 30 जून 24। उसने रिक्वेस्ट करके अपना ईयर एंड चेंज कराया 31 अक्टूबर, ये पढ़ा था ना 2024, और उसके बाद उसका ईयर एंड क्या होगा 31 अक्टूबर 2025। ये स्पेशल टैक्स ईयर, ये नॉर्मल टैक्स ईयर, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ऐसे ही है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, जब वो यहां पे था 30 जून पे या 30 जून से पहले, उसने कमिश्नर को एक लेटर लिखा, उसमें अपनी ज़रूरत बताई और कमिश्नर ने इजाज़त दे दी, ठीक है तुम अपना साल बदल लो और 1 अक्टूबर पे शिफ्ट कर लो। अब ये जो ऑर्डर दिया कमिश्नर ने, ये किस तारीख से इफेक्टिव होगा, क्या वो 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव समझा जाएगा या वो 1 नवंबर 2024 से इफेक्टिव समझा जाएगा, बताएं। ऑर्डर दे दिया, बदल दो, उस ऑर्डर की इफेक्टिव डेट क्या होगी, इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। हाँ जी आप बताएं क्या होगी, है 1 नवंबर से, आप बताएं क्या होगी, नवंबर से। अब देखते हैं ये क्या लिख रहा है, ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर, जो ऑर्डर होगा शैल टेक इफेक्ट, कब से इफेक्ट लेगा, फ्रॉम सच डेट, उस तारीख से, बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर का पहला दिन कब था, 1 नवंबर। तो इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 1 नवंबर। ठीक है, तो वो अंग्रेजी में भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है, सही है, जो मैं उर्दू में बताने की कोशिश कर रहा हूं। एज अ केस में भी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। भाई लगी समझ, पक्की बात है, साथ साथ हो मेरे, आगे चले। यहां तक तो पूरा हो गया काम, चार बातें हमने पढ़ ली। इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, आगे चले। अच्छा अब क्या हो रहा है, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। एक बंदे ने क्या किया, ये जरा बात सुनिएगा, कमिश्नर को लिखा, अशद जरूरत बताई, कमिश्नर ने इजाजत ही नहीं दी, कमिश्नर ने इजाजत नहीं दी, कमिश्नर कहा दौड़ जा, नहीं देते हैं आप। तो उसने जब उसको इजाजत नहीं दी, क्या शुक्र अल्लाह, तो जब उसे इजाजत नहीं दी, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, तो जिस बंदे ने रिक्वेस्ट की थी वो बंदा डिससेटिस्फाई होगा। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर
may file a review application with the board against the decision of the commissioner. भाई कमिश्नर ने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं क्या करूंगा, उसके इस ना इजाजत देने वाले ऑर्डर को किसके पास रिव्यू में डाल दूंगा, बोर्ड को। कमिश्नर छोटा था, इसने इजाजत नहीं दी, इसने मुझे क्यों इजाजत नहीं दी, इसकी रिव्यू एप्लीकेशन किसको डाल दूंगा, बोर्ड को। उसके बड़े को बताऊंगा, है ना, बड़े को लेके आओ। तो कमिश्नर की शिकायत किसको लगाएगा, उसके बड़े, बोर्ड को। एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग कमीशन फॉर अ स्पेशल और विड्रॉल ऑफ द सेम एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। हाँ, जब उसने ऑर्डर उसने नहीं दी उसे इजाजत, तो उसने बोर्ड को बताया। अब बोर्ड जो फैसला करेगा वो फाइनल है। हो सकता है बोर्ड इजाजत दे दे या हो सकता है बोर्ड इजाजत ना दे। ठीक है, अब वो जो पॉइंट मैंने बीच में छुड़ाया था उसमें है लास्ट पॉइंट। ये था नॉर्मल प्रोसीजर। एक दो जरा इसके स्टेप्स देख लें। सबसे पहले कमिश्नर को रिटर्न एप्लीकेशन करेगा। आप पर्सन की बात हो रही है, क्लास ऑफ पर्सन किसे रिक्वेस्ट करेगा, बोर्ड को। अभी सिर्फ एक पर्सन। सबसे पहले क्या करेगा, कमिश्नर को रिक्वेस्ट, उसमें क्या लिखेगा, कंपेलिंग नीड, अशद जरूरत। हाँ, कमिश्नर इजाजत दे सकता है लेकिन कोई कंडीशन लगा के। इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। हाँ, ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाली जो रिक्वेस्ट थी रिटर्न एप्लीकेशन, क्या कमिश्नर इसको रिजेक्ट कर सकता है, हो सकता है ना रिजेक्ट। तो जो पर्सन डिससेटिस्फाई होगा वो इस रिजेक्शन के खिलाफ अपील किसे करेगा, बोर्ड को। और बोर्ड का डिसीजन फिर क्या होगा, फाइनल होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है। आगे चलते हैं, आखिरी पॉइंट, अ चेंज ऑफ द टैक्स ईयर from the normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal, if in his opinion is no longer feasible। इस भाई साहब ने रिक्वेस्ट की कि भाई मैंने मेरा ईयर एंड 31 अक्टूबर कर दो। कमिश्नर ने कर दिया, कर भी दिया, स्पेशल टैक्स ईयर बदल दिया। लेकिन कमिश्नर के पास ये पावर है कि अगर वो समझे कि इसकी जरूरत अब नहीं रही तो उस ऑर्डर को वापस कर दे, विड्रॉ कर दे अपने उस ऑर्डर से। यहां भी उसने ऑर्डर दिया ना, नॉर्मल से स्पेशल में चले जाओ, यहां ऑर्डर दिया। लेकिन कमिश्नर ये भी कर सकता है, अपने दिए हुए ऑर्डर को क्या कर दे, सब्जेक्ट टू विड्रॉ, अपने ही ऑर्डर से विदड्रॉ हो जाए। कब, जब कमिश्नर ये महसूस करे कि अब इस ऑर्डर की जरूरत है नहीं रही, तो अपने दिए हुए ऑर्डर से वो क्या हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो विड्रॉल है ये वो तब तक नहीं करेगा द पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि पहले उस बंदे को बुलाए और उसे कहे कि यार मेरे नजदीक अब तुम्हें जरूरत नहीं रही तो मैं विड्रॉ वापस करने लगा हूं। यानी कि उससे डिस्कस करके उसको मौका दे के कि भाई हाँ तुम बोलो मेरे, अगर तुम चाहते हो कि नहीं करना या जो भी है, तुम उसकी अपॉर्चुनिटी दे उसे सुनने की, और फिर ये डिसीजन है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी जरूर देनी है। ठीक है, लगी समझ इस बात की। अच्छा, एक और बात बताएं, कमिश्नर ने इसको कहा, ये जरा खुद से सोच के बतानी है, ये मैंने पढ़ाई नहीं है ना यहां लिखी है लेकिन पढ़ाई नहीं है अभी। कमिश्नर ने कहा हाँ ठीक है तुम नॉर्मल से स्पेशल में चले जाओ, सारी कंडीशन भी लगा दी, सारा कुछ हो गया और वो चला भी गया। कमिश्नर ने बाद में महसूस किया यार अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैं अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर लूं, तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को बुलाएगा, ऐसे ही है ना, अभी पढ़ा ना, उसे सुनेगा कि वो क्या कहता है। वो बंदा कहता है नहीं सर मेरी जरूरत है अभी, ना करें। कमिश्नर फिर भी अपना ऑर्डर वापस ले ले, तो फिर क्या होगा,
वो रिव्यू एप्लीकेशन देगा किसको? बोर्ड को। यानी कि रिव्यू एप्लीकेशन किन किन सूरतों में हो सकती है? पहले उसने रिटन एप्लीकेशन दी और कमिश्नर ने इजाजत नहीं दी, तब भी रिव्यू एप्लीकेशन है। और अगर उसने ग्रांट किया हुआ ऑर्डर वापस ले लिया और जो टैक्स पेयर था उसको अच्छा नहीं लगा, तो तब भी वो क्या कर सकता है? रिव्यू एप्लीकेशन कर सकता है। लगी समझ? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया? तो ये जो स्टेप्स हैं ये पास्ट पेपर के अंदर 2 दफा टेस्ट किए हैं आईकैप ने, लेकिन बहुत पहले टेस्ट किए हैं। तो दिस वाज द होल कि हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, और हमने नॉर्मल से स्पेशल में कैसे जाना है। तो इसको आपने पढ़ना है, समझना है। इसमें कोई क्वेरी हुई तो मैं हाजिर हूँ, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें ये सवाल कैसे पूछा गया है ये भी मैं आपको कल दिखा दूंगा कि पास पेपर में कैसे पूछा गया है। चीज़ों को साथ साथ कर दें और पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ा जाएगा।